Hello and welcome to our channel ISPCS The Way Out। इस वीडियो में हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 करेंगे एंड डिस्कस करेंगे लद्दाख के स्टेटहुड डिमांड को के बारे में, लद्दाख के रिजर्वेशन के बारे में, पब्लिक एग्जामिनेशन, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, SIR और लैंग्वेज से रिलेटेड जो इशू है उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में वॉयलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं एंड इन प्रोटेस्ट के कारण लद्दाख में 4 डेथ एंड ओवर 80 इंजरीज होती हैं। लीडिंग एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो है उनको NSA के अंदर, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन भी कर लिया जाता है। और ये प्रोटेस्ट जो लद्दाख में हो रहे हैं ये कुछ नया प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये पिछले 5 सालों से प्रोटेस्ट लद्दाख में देखे जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लद्दाख के लोगों को 6th शेड्यूल का दर्जा चाहिए और उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए। आइए जानते हैं कि डिमांड्स क्या क्या हैं लद्दाख के लोगों की। तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब वो लद्दाख को एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं और फुल स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। दूसरा, उनको 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन चाहिए। तीसरा, लोकल जॉब्स जो हैं लद्दाख में उनमें उनको कोटास यानी रिजर्वेशन चाहिए थ्रू अ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और उनको ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उनका डिमांड है कि लोकसभा में लद्दाख को 2 सीट्स दी जाएं और राज्यसभा में 1 सीट दी जाए। अब व्हाट इज़ 6th शेड्यूल? 6th शेड्यूल है क्या? तो आर्टिकल 244 के तहत 6th शेड्यूल की बात की गई है। और 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स जो है और जो रीजनल काउंसिल्स होती हैं उनको उस प्लेस के लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, वाटर, इन पे एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एज वेल एज जुडिशियल पावर देता है। अभी करेंटली ये असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम के ट्राइबल एरियाज़ को 6th शेड्यूल का दर्जा दिया गया है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, AMTM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, सॉरी ATMM, ठीक है। तो इन जगह के ट्राइबल एरियाज़ को 6th शेड्यूल का दर्जा दिया गया है। नाउ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट के पीछे के कारण क्या क्या हैं? तो लद्दाख की इकोलॉजी जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। देखा होगा आपने कि मैप में लद्दाख जो है वो इंडिया की नॉर्थ पार्ट में आता है। वहाँ की इकोलॉजी, इन्वायरमेंट वो काफ़ी फ्रेजाइल है और वहाँ के लोगों को ये डर है कि यहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या इन्वेस्टमेंट होगा या टूरिज़्म ज़्यादा बढ़ेगी तो वो इकोलॉजी जो है वो हार्म होगी, वहाँ पोल्यूशन बढ़ेगा। आपने जोशीमठ का भी सुना होगा कि जोशीमठ जो है वो सिंक कर रहा है। तो वहाँ के लोगों का भी इन्वायरमेंट को लेके यही कंसर्न है। दूसरा, वहाँ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखे जा रहे हैं और काफ़ी लो डेवलपमेंट है। जो वहाँ की बुद्धिस्ट सिधू ट्राइब्स हैं जो लगभग लद्दाख के 90% पॉपुलेशन का एक भाग है, वहाँ वो काफ़ी सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं और अदर स्टेट्स की तरह उनको भी ऑटोनॉमी चाहिए, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। लद्दाख के लोगों को ये भी फील होता है कि वहाँ पॉलिटिकल मार्जिनैलिटी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ लेजिस्लेचर नहीं है और पॉलिटिकली भी वो काफ़ी लेस रिप्रेजेंटेटेड है। जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में तो लेजिस्लेचर है बट लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है। तो लद्दाख के लोगों को ये मानना है कि वो पॉलिटिकली उतने रिप्रेजेंटेड नहीं हैं। तो उनका ये डिमांड है कि पॉलिटिकली उनको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दी जाए। इस पे गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स करती है? तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि लद्दाख के लोगों का पहले डिमांड था कि उनको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और सरकार ने ये पूरा कर दिया। तो
उस लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। सरकार ये भी कहती है कि लद्दाख में ऑलरेडी ऑटोनॉमस काउंसिल्स यानी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल मौजूद है और इसलिए उनको 6 शेड्यूल के तहत स्पेशल कैटेगरी या 6th शेड्यूल में इंक्लूजन का, नॉट स्पेशल कैटेगरी बट 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में ये भी कंसर्न है कि लद्दाख जो है वो बहुत करीब है, जोग्राफिकली बहुत करीब है चाइना के, तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के कारण भी लद्दाख को ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी जा सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी है टू मेंटेन डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये सरकार की कंसर्न है ना। व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स? तो वे फॉरवर्ड है कि सरकार और लद्दाख के लोगों के बीच एक पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी और रीजनल नेशनल सिक्योरिटी के डिमांड्स को बैलेंस आउट करना चाहिए एंड फर्दर डिस्कशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि लद्दाख का जो भी प्रोटेस्ट है उसका बैकग्राउंड क्या है, लद्दाख के लोगों का डिमांड क्या है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लद्दाख की न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। तो सबसे पहले देखेंगे लद्दाख की इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत जो 85% गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें रिजर्वेशन दे दिया गया है लद्दाख के लोकल लोगों को, विच कंप्राइज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी एंड अदर मार्जिनलाइज ग्रुप। और ये जो 85% रिजर्वेशन है वो जो 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए पहले से था उससे अलग है, ये उससे एक्सक्लूडेड है। इसके साथ साथ वहाँ डोमिसाइल भी इंट्रोड्यूस किया गया है, किन किन बेसिस पे? तो रेसिडेंस, एजुकेशन, वर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए, एंड इसका अलग अलग ईयर का क्राइटेरिया है, जैसे रेसिडेंस के लिए 15 साल का है, एजुकेशन के लिए 7 साल का है। देन थर्ड पॉइंट कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको ऑफिशियल रिकग्निशन दिया गया है। कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकग्निशन दिया गया है? तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, एंड आपको याद रखना है भोटी और पंगी, इनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। साथ ही लद्दाख का जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट है उसको अमेंड करके 1/3 रिजर्वेशन जो है वो विमेन के को दे दिया गया है। ठीक है, और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सारी जो प्रोविजंस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, रादर ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, संशोधन करके उसमें कोई नया एक्ट लाया जाता है या उसमें कुछ चेंजेस की जाती हैं, बट ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, मतलब एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से ये चेंजेस लाई गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वो ज़्यादा रिजिड होता है क्योंकि उसको चेंज करने के लिए हमें फिर से अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो ये जो प्रोविजंस है ये अमेंडमेंट नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं। अब इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है? तो 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया था और उस समय लोगों का ये, वहाँ के लोगों का ये, लद्दाख के लोगों का डिसकंटेंट था कि उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है और वो पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो सरकार का ये मानना है कि ये सारी प्रोविजंस जो हैं वो लद्दाख के लोगों के डिसकंटेंट को कम करने में मदद करेगी। साथ ही जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं जिनका की एक अलग लैंग्वेज है, तो ये जो लैंग्वेज इनको ऑफिशियल दर्जा दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ये जो है ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होगा। और साथ ही जो विमेन रिजर्वेशन लाया गया है वहाँ के ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स में, तो ये एक इंक्लूसिव स्टेप है टुवर्ड्स विमेन डेवलपमेंट। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो चैलेंज है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, हमने अभी डिस्कस किया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं है, और ना ही उनको 6th शेड्यूल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ना 6th शेड्यूल का दर्जा दिया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। दूसरा, वहाँ कोई भी लैंड ओनरशिप रिस्ट्रिक्शन नहीं लाई गई हैं। आपको पता होगा कि पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी जो बाहरी लोग हैं उनको लैंड खरीदने की परमिशन नहीं थी, तो लद्दाख के लोगों का भी यही डिमांड है कि वहाँ भी लैंड परचेजिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। क्यों? ताकि वहाँ की जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है वो हैम्पर ना हो।
तीसरा, अ, जो लैक ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है वहाँ के लोगों को, उनका मानना है कि ये उनके सेल्फ गवर्नेंस के राइट को हैम्पर करता है। और चौथा चौथा कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, कि उनको किस तरीके, जिनको जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो अभी ट्राइबल लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, उनका किस तरीके से ऑफिशियल यूज़ होगा, इस पे एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी यानी कन्फ्यूजन है। तो अब वे फॉरवर्ड क्या क्या हो गया? तो एक तरीका है कि जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, आप उसको सही कर दो तो वो हमारा वे फॉरवर्ड बन जाता है। तो जैसे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आओ 6 शेड्यूल के लिए, एक वे फॉरवर्ड ये हो गया। लैंड ओनरशिप राइट लगा दो वहाँ। लद्दाख के लोगों को लेजिस्लेटिव एंड टैक्सेशन पावर दे दो। क्लियर पॉलिसीज़ बता दो कि किस तरीके से रीजनल लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट किया जाए एजुकेशन, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब में। और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सेटअप कराओ, ठीक है, ताकि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनी रहे। तो ये था हमारा लद्दाख का रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसमें हमने उसका प्रोविज़न देखा, चैलेंजेस देखा, सिग्निफिकेंस देखा एंड देन वे फॉरवर्ड देखा। अब है रियलिटी ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसकी क्या क्या की इश्यूज़ हैं? तो मासिव पब्लिक मिसमैनेजमेंट है। लास्ट 7 साल में लगभग 70 एग्ज़ाम लीक्स हुए हैं एंड ये एग्ज़ाम लीक्स लगभग 1.7 करोड़ एस्पिरेंट, 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं उनको अफेक्ट किया है ये एग्ज़ाम लीक्स, ठीक है। तो इन एग्ज़ाम लीक्स से क्या हो रहा है कि लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी और लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो बच्चों में, एस्पिरेंट्स में देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही जो क्वेश्चन पैटर्न्स पूछे जा रहे हैं वो भी काफ़ी रूट लर्निंग पे बेस्ड है, ना कि एनालिटिकल और लाइक इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो तीसरी शॉर्टकमिंग हमारी ये है। चौथा कि साइकोलॉजिकल और सोशल बर्डन है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत कम सिलेक्शन रेट होता है पब्लिक एग्जामिनेशन में। आपने बीपीएससी में भी देखा होगा कि लगभग 3.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम में बैठे एंड समवेयर अराउंड 14,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं, दैट टू फॉर प्रीलिम्स। और फाइनली लगभग 1300 लोग सिलेक्ट होंगे। तो बाकी की जो भीड़ थी, कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकल और सोशल बर्डन होगा ही। तो ये एग्ज़ाम्स जो हैं एक ह्यूज अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल और सोशल बर्डन भी क्रिएट करते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार लेकर आती है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि कि ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को रिस्टोर कर सके और जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में, जैसे पेपर लीक्स, इन सभी को रोक सके। तो इसकी प्रोविजंस क्या क्या हैं? सबसे पहले डिफाइन करता है ये एक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन को। तो व्हाट आर पब्लिक एग्जामिनेशंस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट? तो वो सारे एग्जाम्स जो कि कंडक्ट किए जा रहे हैं नोटिफाइड बॉडीज़ सच एज एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, ये नोटिफाइड बॉडीज़ के द्वारा जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे उनको पब्लिक एग्जामिनेशंस कहेंगे। ऑफेंसेस जो है इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस को भी डिफाइन किया गया है, जैसे पेपर या आंसर लीक, फेक वेबसाइट क्रिएशन, एडमिट कार्ड या ऑफर्स, आईटी सिस्टम के साथ टैम्परिंग, सीट मैनिपुलेशन या एग्ज़ाम शेड्यूल के साथ मैनिपुलेशन, ये सारी ऑफेंसेस होंगे इस एक्ट के अंदर। पनिशमेंट 3 से 5 साल की पनिशमेंट होगी, 1 करोड़ तक की फ़ाइन होगी और जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको भी बैन कर दिया जाएगा फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। अकाउंटेबिलिटी बोथ एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ एज वेल एज जो प्राइवेट सर्विस वेंडर्स होंगे, दोनों ही अकाउंटेबल होंगे पेपर लीक्स के लिए। अब चैलेंजेस क्या है इस एक्ट में कि इस एक्ट का वीक इन्फोर्समेंट है। एक की पॉइंट बताना चाहूँगी, जब भी आप किसी लॉ से रिलेटेड चैलेंज लिखें तो एक चैलेंज आप डाल दो कि वीक इन्फोर्समेंट तो भाई होगा ही होगा, तो एक चैलेंज का पॉइंट आपका बढ़ जाएगा जब भी आप आंसर लिखोगे किसी भी लॉ से रिलेटेड कि उसका वीक इन्फोर्समेंट होगा। सेकेंड है टेक्नोलॉजी गैप्स, ठीक है। एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर जो है उसमें बहुत मिनिमल साइबर सिक्योरिटी ऑडिट है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम इस तरीके के साइबर क्राइम्स जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको रोक सकें। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, थर्ड पॉइंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। चौथा स्टूडेंट डिसइल्यूजनमेंट, ग्रोइंग साइनिसिज्म एंड मेंटल फैटिग अमंग कैंडिडेट्स, ठीक है, कि
जो बच्चे जो है उनमें बहुत ज़्यादा मेंटल फैटीग हो जाता है ये एग्जामिनेशन के प्रोसेस में बार बार अपीयर होने से, एंड क्वेश्चन लीक्स हो गए तो और ज़्यादा मेंटल फैटीग होता है। तो ये जो है हमारी इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारी यूथ है उनकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। और अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए आप, एक नेशनल एग्जामिनेशन काउंसिल बनाइए एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए, ऑडिट कराने के लिए, स्टैंडर्डाइज कराने के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम बनाइए, स्टूडेंट ग्रीवेंस पोर्टल्स, काउंसलिंग सेल्स एंड कंपनसेशन मैकेनिज्म बनाइए फॉर विक्टिम्स। एग्ज़ाम कैंसिलेशंस हो रहे हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करिए। एग्ज़ाम के डिज़ाइन में रिफॉर्म लाइए, जो रट्टा मार उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पैटर्न को थोड़ा शिफ्ट करिए। और पांचवा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इंश्योर करिए कि जब एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो रहा है तो बच्चों को फ़ी रिफ़ंड की जाए। री एग्ज़ामिनेशन की डेट स्विफ्टली जल्दी डिक्लेयर किए जाए, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन किया जाए। तो ये सारा वे फॉरवर्ड है, ठीक है। अब आइए हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, जो कि है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये बिल जो है ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। 70th BPSC का मीन्स का आप क्वेश्चन देखेंगे तो उस पेपर में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। एंड ये जो बिल लाया गया है, ये पर्टिकुलर बिल, ये उसी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के एज अ सॉल्यूशन के तौर पर लाया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में 20 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो बिल है ये आर्टिकल 75, 164 और 239 AA को अमेंड करेगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आर्टिकल 75, 164 और 239 AA ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है। और इस एक्ट का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ये है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर अगर किसी भी ऑफेंस, किसी भी क्राइम जिसका पनिशमेंट 5 साल या उससे ज़्यादा है, उस क्राइम के कारण अगर 30 दिनों से ज़्यादा या 30 दिन तक लगातार डिटेन कर लिए जाते हैं तो उनको उनके पोजीशन से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्राइम है जिसके लिए आपको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, उस क्राइम के संबंध में अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर को लगातार 30 दिनों के लिए डिटेन कर लिया गया, याद रखिएगा लगातार है, कॉन्सिक्यूटिव है, तो उनको उनके पद से रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और ये लॉ जो होगा ये दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा, ठीक है। तो इसके प्रोविजंस क्या क्या है, प्रोविज़न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्या है। दूसरा कि प्रेसिडेंट रिमूव करेगा किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के, किसको, सेंट्रल मिनिस्टर को। अगर मिनिस्टर जो है वो 30 दिनों तक डिटेन हो गया तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर देंगे मिनिस्टर को। सिमिलरली गवर्नर जो है वो किसको रिमूव करेंगे, स्टेट मिनिस्टर्स को, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अगर पीएम या सीएम जो है वो 31st डे तक रिज़ाइन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जो है उनसे उनकी जो ऑफिस है वो, मतलब वो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि वो अब इस ऑफिस जो है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के पद के लिए दे आर नॉट सुटेबल कैंडिडेट्स, और उनको ऑटोमेटिकली वो पद से हट जाएंगे। और फोर्थ पॉइंट, जो रिमूव्ड मिनिस्टर है कस्टडी से रिलीज़ होने के बाद वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करेगा। मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट केस है, जब आप मीन्स के आंसर में केस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, केसेस मेंशन करते हो तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन बनाता है जो एक कॉपी चेक कर रहे हैं उनके ऊपर। तो इस तरीके के केसेस आप याद करने की कोशिश करेंगे। मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड बात की थी। तो ये जो एक्ट है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करेगा। ब्रिजेस लीगल गैप, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक प्रोविज़न है कि अगर कोई इंसान 2 साल से ज़्यादा की सज़ा के पात्र बनने के लिए किसी क्राइम में अगर वो कन्विक्ट हो जाता है तो उसको उसके पद से इस्तीफ़ा देना होता है। तो
ये जो एक्ट लाया गया है वो उसी लीगल गैप को, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या है कि अरेस्ट कर लिया गया है, ये प्रूफ हो चुका है कि उस बंदे ने ऐसा कोई क्राइम किया है कि उसको 2 साल या 2 साल की सज़ा दी जाएगी। तो वो है प्रूव होने के बाद, कन्विक्शन के बाद। और यहाँ है कि सिर्फ डिटेन होने पर ही उनको उनके पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो जो एक लीगल गैप है बिटवीन क्राइम प्रूफ होने के और डिटेन होने के, उस गैप को ये जो बिल है वो एड्रेस करता है। इंश्योर्स गवर्नेंस हाइजीन, गवर्नेंस में कोई भी ऐसे व्यक्ति ना आए जिनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, तो ये इंश्योर करता है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी लेजिस्लेटर्स है उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ ला सकती है। तो पार्लियामेंट उसी संबंध में लॉ लेकर के आ गई है। एंड देन वी सेंथी बालाजी केस है जो कि इट reinforces the issue of ministers being reappointed while in custody. तो इट हाईलाइटेड द नीड ऑफ स्ट्रिक्टर रूल्स। तो ये जो केस है इसने ये इशू लाया था कि मिनिस्टर्स जो हैं वो कस्टडी में रहते हुए भी रीअपॉइंट कर दिए जाते हैं। तो ये केस जो है वो उसी संबंध में स्ट्रिक्ट लॉज लेकर के आ रहा है। नाउ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म क्या है। तो पहला है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि ये केस अभी ये प्रूफ हुआ भी नहीं है कि उस इंसान ने कोई क्राइम कर दिया है, बस वो 30 दिनों के लिए उस केस के कारण डिटेन किया गया है और तभी उसको उसके पोस्ट से हटा दिया जा रहा है। तो ये जो एक हमारा प्रिंसिपल है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक कोई इंसान गिल्टी प्रूफ ना हो जाए तब तक उसे इनोसेंट माना जाता है, उस इनोसेंट माना जाता है, उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ठीक है। दूसरा है पॉलिटिकल वेपनाइजेशन, कि अपोजिशन पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी के मिनिस्टर्स के लिए इसको एज अ टूल यूज़ कर सकती है। तीसरा है थ्रेट टू फेडरलिज्म, कि जो रूल ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है इन रिमूविंग द मिनिस्टर्स, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारी कंट्री का उसको थ्रेट एज अ थ्रेट प्रूफ हो सकता है। चौथा है इनकन्सिस्टेंसी, कि जो एमपी और एमएलए हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे आफ्टर कन्विक्शन, आफ्टर ये प्रूफ हो जाने के बाद कि उन्होंने वो क्राइम की है, पर मिनिस्टर्स जो हैं वो सिर्फ डिटेन हुए हैं 30 दिनों के लिए और उस समय ही उनको रिमूव किया जा रहा है। तो ये एक तरीके का इनकन्सिस्टेंसी है, ठीक है। और पाँचवा है रिवॉल्विंग डोर इंस्टेबिलिटी, दैट इज कि अलाउइंग reappointment after release could lead to repeated suspension reinstatement cycle। मतलब कि इस लॉ में दिया गया है कि जब वो रिलीज हो जाए तब उसको हम वापस से रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का साइकिल क्रिएट कर सकता है कि उसको सस्पेंड करो, फिर वो वापस आए तो वापस उसको रीइंस्टेट करो, फिर सस्पेंड करो। तो ये एक तरीके का साइकिल क्रिएट हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि हमको रिमूवल की जगह सस्पेंड करने का प्रोविज़न लाना चाहिए, उस पर एक इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज़्म लाना चाहिए, जो कि एक पार्लियामेंट्री ट्रिब्यूनल या एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल जो कि एग्जामिन करेगा कि डिटेनमेंट के सर्कमस्टांसेस जो है वो सही हैं या फिर उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। और फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट्स लाने चाहिए कि जो भी केस है उसको जल्दी से उसको सही कर लिया जाए, उस पर जजमेंट दे दी जाए। अगला है हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR, और ये करंट अफेयर के टॉपिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो पहले आइए हम लोग डेटा एंड फैक्ट्स के बारे में जानें। डेटा एंड फैक्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हो। तो जब आप नोट्स बनाओ तो आप उसमें एक अलग से कॉलम बना सकते हो डेटा एंड फैक्ट्स के बारे में, और उसको एग्ज़ाम के पहले जल्दी जल्दी देख लिया करो। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से रिलेटेड क्या क्या डेटा एंड फैक्ट्स हैं। तो लगभग 68 लाख, जो कि 6.8 मिलियन नेम्स जो हैं वो वोटर रोल से हटा दिए गए हैं। और नेट लॉस ऑफ वोटर आफ्टर अकाउंटिंग जो है वो लगभग 47 लाख है। ये जो लास्ट मेजर रिवीजन हुआ था बिहार में, ये जो SIR हुआ है ये कब हुआ है? अभी जो हमने बिहार में इलेक्शंस देखे उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने ये SIR किया है, जिसके अंदर लगभग 68 लाख लोगों का नाम डिलीट किया गया, और जो नेट डिलीशन थे दैट वाज अराउंड 47 लाख। इससे पहले ये SIR 2002 में हुई थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नाम है
वो ज़्यादा नाम कटे हैं अमंग विमेन, माइनॉरिटीज़ या जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके नाम ज़्यादा काटे गए हैं। और जो 10,000 डिलीशन थे उनको बिना किसी मतलब इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरीके का रीज़न नहीं दिया कि क्यों क्यों इनका नाम हटाया जा रहा है, और 10,000 नाम बिना किसी रीज़न के हटाए गए। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि आप जब नेम्स डिलीट कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर रीज़न देना होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया कि आधार को वोटर आइडेंटिटी का दर्जा देना पड़ेगा, कि आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आधार का भी यूज़ आप कर सकते हो। तो ये जो SIR है इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी डुप्लीकेट या इनएलिजिबल वोटर लिस्ट में है उनके नाम को हटाया जाए, इलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी लाया जाए, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तीसरा, फ्री एंड फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन इंश्योर किया जाए, और जो इलेक्टोरल फ्रॉड होते हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। एक रिलायबल वोटर डेटाबेस क्रिएट किया जाए फॉर अपकमिंग असेंबली एंड जनरल इलेक्शन। ठीक है। सिग्निफिकेंस, बिल्कुल 1 पर्सन 1 वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंश्योर करता है कि एक इंसान जो है वो कहीं दूसरे के नाम पे भी तो वोट नहीं डाल दे रहा है, तो उसके लिए जो SIR है वो ये इंश्योर कर रहा है कि एक पर्सन जो है वो एक वोट ही डालेगा। ठीक है। और एक्यूरेट वोटर रोल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये उसको इंश्योर करता है। द स्केल ऑफ वोटर लिस्ट रिविजन हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस एथिक्स, इसको भी ये इंश्योर करता है। ये बाकी इसके स्टेट्स के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं अदर स्टेट्स में उसमें भी ये किया जाना चाहिए, और इलेक्टोरल क्लीन इलेक्टोरल गवर्नेंस जो है उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। एंड देन इट एग्जामिन्स बैलेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंश्योर करता है, और साथ ही जो फंडामेंटल राइट है ऑफ वोटिंग उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। नाउ चैलेंजेस क्या क्या हैं SIR के अगेंस्ट? तो इंस्टीट्यूशनल बायस, ठीक है, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी से कि कुछ सर्टेन टारगेटेड ग्रुप्स हैं जैसे कि माइनॉरिटी, विमेन और माइग्रेंट वोटर, उनके नाम ही काटे गए हैं। वोटर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क है। जो राइट टू वोट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और अगर आप किसी का नेम, कोई एलिजिबल वोटर और उसका नेम कट रहा है तो ये उसकी राइट का हनन है, तो ये उसका खतरा है इस SIR के कारण। पॉलिटिकल पोलराइजेशन का रिस्क है कि कई कम्युनिटीज़ का ये डर है कि उनको वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी, देर इज़ ऑल्सो कंसर्न, ये कंसर्न है कि हम इंक्लूसिविटी कैसे मेंटेन करेंगे वाइल क्रिएटिंग क्लीन एंड एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल्स। अब वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? तो वे फॉरवर्ड होगा कि इंश्योर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बाय पब्लिशिंग डिटेल्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा। ठीक है, आपको कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी होगी, और ये कैसे होगा? तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिटेल डेटा कि यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट से इतने नाम डिलीट हुए और इसके पीछे के ये कारण है। ठीक है, ये आपको पब्लिश करना होगा। वोटर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को स्ट्रेंथन करना होगा, और ये कैसे होगा? मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आधार या अलग डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके करना होगा। ठीक है, ताकि मिसयूज़ जो है वो ना हो। फिर बेटर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इंश्योर करना होगा कि जो वोटर्स का गलत तरीके से नाम काटा गया है वो उस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में आके बता सके कि हाँ हमारा गलत तरीके से नाम काटा गया, और उनके नाम को ऐड किया जाए। एंड देन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जानी चाहिए कि वोटर्स को इन्फॉर्म किया जाए कि हाँ देखिए इस तरीके का एक रिविजन प्रोसेस हो रहा है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस प्रोसेस। ठीक है, तो अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम एकदम क्विकली रिवीजन करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। यस, सो सॉरी 1 मिनट, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लद्दाख की स्टेटहुड डिमांड को, लद्दाख के रिजर्वेशन को, पब्लिक एग्जामिनेशन को, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, एंड SIR को। लद्दाख के का जो इशू था उसमें हमने देखा कि क्या क्या बैकग्राउंड थे, क्या क्या की डिमांड्स थे लद्दाख के, रीज़न प्रोटेस्ट के, और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या आया।
सिमिलरली हमने लद्दाख की रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भी देखा, उसका सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। पब्लिक एग्जामिनेशन का क्या इशू है, क्या डेटा है उससे रिलेटेड, क्या चैलेंजेस है, जो एक्ट आया है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, उसके बारे में जाना हमने, एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड वो देखा फिर हमने। इसी तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखा कि किस तरीके से ये क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स जो है वो उसको एड्रेस करेगा, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या वे फॉरवर्ड है, उसके बारे में जाना। एंड देन लास्ट हमारा SIR। तो जब भी आप करंट करो प्लीज़ कीप इन माइंड कि इन्हीं तरीके के डायमेंशंस को आपको एड्रेस करना होता है नोट बनाने में, कि कोई कोई आप टॉपिक उठा रहे हो तो कि वो टॉपिक है क्या, क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या उससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं, क्या क्या उससे रिलेटेड वे फॉरवर्ड आ सकते हैं, क्या उस टॉपिक का सिग्निफिकेंस है। इन सारी डायमेंशंस को आप एड्रेस करोगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट जाके तैयार होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, लेट्स एंड दिस वीडियो। Thank you very much.